अब हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान जो है वो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। लेखक का नाम है नागार्जुन, ध्यान रखिएगा। एक कविता है। इनका जन्म स्थान बिहार है। इनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1911 में होता है, जिला दरभंगा में। मृत्यु 1998 में होता है। नागार्जुन यात्री मैथिली में, बेसिकली यदि हम इनको उपाधि मिल चुका है जन कवि और आधुनिक कबीर का उपाधि मिल चुका है। इनकी जब हम मतलब कवि या लेखक के बारे में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली जो मतलब जनता के बारे में होता है, जन कवि का मतलब मान्यता दिया गया है। आधुनिक कबीर के नाम से जाने जाते हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कविता का नाम है उसका नाम है दंतुरित मुस्कान। जन कवि मतलब होता है जनता का कवि। नागार्जुन की कविताओं में सामान्यतः जनता का सदैव से ही कब्जा रहा है। यह दंतुरित मुस्कान कविता भी इस बात का प्रमाण है। मतलब एक बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया। एक प्रवासी पिता का अपने बच्चे की मुस्कुराहट पर मोहित हो जाने की यह कविता उसी पर बेस्ड है। यदि हम बात करते हैं तो उसमें बताया गया है कि हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही कम ऐसे कवि होंगे जिन्होंने बच्चे की हंसी पर, उसके विभिन्न क्रियाकलापों पर इतनी गहराई से लिखा होगा। कवि ने एक प्रवासी पिता की पीड़ा और अपने बच्चे के साथ बिताए गए क्षणों का मार्मिक वर्णन किया है। प्रवासी जीवन आज की भारतीय समाज की बड़ी समस्या हो गई है। अपने परिवार के जीवन निर्वहन के लिए परदेश में जाने को बाध्य है। मतलब दूसरा जगह काम करने चल जाते हैं तो वो जो पिता है उस बच्चे का जो मुस्कान है उसको देखकर जिंदा रहता है। प्रवासी पिता बच्चों के सुख को जीता नहीं बल्कि उसे लूटता है, क्योंकि पुनः उसे अपने परिवार के जीवन निर्वहन के लिए परदेश जाना होगा। तब शायद यह सुख के क्षण उसे नसीब नहीं होंगे। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो उसी को बताने का कोशिश की है। मृतक का भी जीवित हो उठना। कवि ने एक छोटे बच्चे की जिसके एक या दो दांत निकले हों उसकी मुस्कान का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। यह कविता केवल बच्चे की मुस्कान की सुंदरता का वर्णन नहीं करता बल्कि एक पिता की उस पीड़ा का वर्णन करता है जो एक प्रवासी पिता का है, मतलब जो काम करने चला जाएगा। कवि कहते हैं कि शारीरिक श्रम और परिवार से दूरियों के कारण प्रवासी के जीवन में कठोरता का भाव पैदा हो जाता है। वह अपने घर की गतिविधियों से दूर रहता है। घर से काफ़ी दूर होने के कारण ससमय अपने घर पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाता। पहली बार जब प्रवासी पिता अपने बच्चे को एक और दो दांतों के साथ धूल धूसरित देह में देखता है तो उसे लगता है मानो कमल पुष्प उसकी झोपड़ी में खिल उठाओ और स्पर्श को पाकर प्रवासी पिता का कठोर हृदय पिघल कर जल बन गया हो। प्रवासी का बांस और बबूल की भांति शुष्क होना। प्रवासी अपने आप को बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर मानता है। बांस और बबूल की प्रकृति शुष्क होती है, उसी प्रकार शारीरिक श्रम और परिवार से दूरियां प्रवासी के मन को शुष्क और कठोर बना देती है। ध्यान में रखिएगा, बबूल और बांस की भांति शारीरिक श्रम और परिवार से दूरियां उसके शुष्क और कठोर बना देती है। संरक्षक पिता की भूमिका। शारीरिक श्रम और परिवार से दूरियों के कारण प्रवासी के जीवन में कठोरता का भाव पैदा होता है। वह अपने घर की गतिविधियों से दूर रहता है। घर से काफ़ी दूर होने के कारण ससमय अपने घर पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाता। इसी के बारे में बताया गया है और उस बच्चे का जो खुशी होने का जो पल है उसको वो कैद किया है और उसके बारे में पूरा ये कविता चल रहा है। यहाँ पर एक पिता का बच्चे के प्रति संरक्षक होने का भाव देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसके आगे तो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। देखिए इस चैप्टर का सारांश क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कवि ने एक छोटे बच्चे की जिसके एक या दो दांत निकले हैं उसकी मुस्कान का वर्णन किया है। यह कविता एक प्रवासी पिता की पीड़ा को व्यक्त करती है। पिता बच्चे को देखकर क्या क्या अनुभूति अनुभव करता है। धूल दूसरी देह में देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो तालाब को छोड़कर कमल उसकी झोपड़ी में खिल उठाओ। बच्चे के स्पर्श को पाकर प्रवासी पिता का कठोर हृदय मानो पिघल कर जल बन गया हो। बच्चे का स्पर्श पाकर मानो बांस और बबूल के समान शुष्क पिता से फालिका के फूल झड़ने लगे हों। पिता के लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण शिशु अपने पिता को पहचान नहीं पाता। प्रवासी को इससे पीड़ा तो अवश्य होती है किंतु वह स्थिति को स्वीकार कर लेता है। बाल सुलभ गुण के कारण बच्चा अपने पिता को अपलक निहारता है। पिता का अपने बच्चे की मुस्कान और कनखी मारने की कला पर सम्मोहित होता दिखाया गया है। वह अपनी माँ की उंगलियों को मधु पर आधारित पंचामृत की भांति चूसता है।
पिता को ऐसा लगता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ ने मधुपर्क स्नेह रूपी अमृत का पान कराकर उसे बड़ा किया है। अपने जीवन में बदलाव होने के कारण कवि अपनी पत्नी और शिशु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। बाल सुलभ गुण के कारण बच्चा अपने पिता को अपलक निहारता है। मतलब कवि जो है एक मुस्कान पर पूरा एक कविता लिख दिया है बच्चे की मुस्कान पर। ठीक है, उसको समझाने का कोशिश किया है यहाँ पर। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। देखिए क्या बोला गया है कि एक छोटे से दूध मुहे बच्चे की मुस्कान को देखकर एक पिता के जो मनोभाव होते हैं उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? यह दंतुरित मुस्कान। जब अपने नवजात शिशु को एक पिता हंसते हुए देखता है तब उसे महसूस होता है कि उसमें एक नई जान आ गई है। उसके धूल जो शरीर है उस पर कवि को लगता है कि तालाब का कमल उसके झोपड़ी में खिल उठा है और उसके स्पर्श पाकर उसका जड़वत हृदय जो पाषाण रूपी है वह भी पिघल गया। मतलब जो पत्थर रूपी शरीर था वो भी क्या हो चुका है? पिघल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दंतुरित यदि कोई पूछेगा तो बोलिएगा बच्चे में जो नया नया दाता था उसके बारे में बात किया जा रहा है। धूलि धूसर परस पाकर में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने एक नवजात शिशु की हंसी का वर्णन बहुत ही मनमोहक ढंग से किया है और पिता के अपने नवजात शिशु के प्रति कोमल भाव को दर्शाया है। और नए नए दांतों की मुस्कान मतलब नए जीवन का संदेश। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फलिका के फूल। इसमें जो कवि हैं वो बोलना चाहते हैं कि एक पिता जो प्रवासी है मतलब बाहर काम करने जाता है, बच्चे के स्पर्श से इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि पिता का जो हृदय है भावों से रिक्त है, अपने आप को बांस और बबूल के भांति कठोर मानता है, लेकिन बच्चे के स्पर्श से उसे यह प्रतीत होता है कि उसका कठोर मन शेफालिका के फूल की भांति झरने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पिता जो है उसके मुस्कान को लेकर बहुत ही खुशी से नहीं समा पा रहा है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि उसका पुत्र जो है वो मुस्कुरा रहा है, उसको देखकर मुस्कुरा रहा है। जिस तरह बांस और बबूल की प्रकृति शुष्क होती है उसी तरह शारीरिक श्रम और परिवार से दूरी उसे शुष्क बना देता है, लेकिन बच्चा का स्पर्श पिता को शेफालिका फूल के समान ही कोमल और सुंदर प्रतीत होता दिखाई देता है। जिस प्रकार से शेफालिका के फूल एक एक करके जब झरता है तो वह मन को बहुत बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है, उसी प्रकार बच्चे की एक एक क्रियाकलाप एवं स्पर्श प्रवासी पिता के मन को छू लेता है। मतलब बच्चा का एक एक जो काम कर रहा है, वो क्रियाकलाप कर रहा है, जो भी घटना कर रहा है उसको अच्छा लगता है। बच्चे की छुअन इतना निश्चल और नाजुक होता है कि पिता को ऐसा लगता है कि बांस और बबूल के शुष्क पेड़ में नाजुक शेफालिका के फूल लग गए हैं। अर्थात पिता का शुष्क स्वभाव कोमलता के भाव से भर गया है हो। पिता का मन तब और भाव विभोर हो जाता है जब बच्चा उसे अपलक देखता रहता है, मतलब उसको लगातार देख रहा है, तब इसे और आश्चर्य लगता है। ऐसा सोचकर ना चाहते हुए भी बच्चे को आराम देना चाहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिता के अंदर अपने बच्चे के लिए एक संरक्षक का भाव पैदा हो रहा है। वो चाहता है उसका बच्चा जो है वो आराम करे। पिता और उसके शिशु के बीच में अगाध प्रेम को दर्शाने का काम किया गया है। ठीक है, पद संख्या 3 में दिया गया है, आदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज मैं ना पाता जान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब बेसिकली बता रहा है कि एक प्रवासी का दुख व्यक्त करने की कोशिश किया है कि शिशु जो है वो अपने पिता को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो हमेशा घर से दूर रहते हैं, घर में बहुत कम ही आ पाते हैं, लंबे समय की अवधि के कारण जो बच्चा है वो नहीं जान पाता है। इसमें उनकी जो पत्नी है मतलब उसका जो माँ है उसका बहुत रोल है कि दोनों को वो मिलाने का काम करती है, दोनों के कारण ही वो ये क्षण पा सका है। कवि इसी बात को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो है चौथा, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मतलब वो बच्चा जो है वो अपनी माँ का जो उंगली है
उसे बार बार देखकर, मतलब जिस तरह से चूसते रहता है बच्चा, उस तरह से कर रहा है, अमृत पान की तरह। ठीक है। बच्चा जो है उन्हें नहीं पहचान पाता, तो उनसे पहले दूरी बना के रखता है। जो पिता और पुत्र में जो घनिष्ठता होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, वो नहीं है। जन्म से ही बच्चे ने अपनी माँ का ही स्पर्श बोध पाया, अपनी माँ का सानिध्य प्राप्त करने का एक अनूठा तरीका है उसके पास। वो अपनी माँ की अंगुलियों को मधु पर्क अर्थात पंचामृत की भांति चूसता है, क्योंकि उसके अभी दांत निकलने का समय है। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे की दांत निकलती है तो वह स्वाभाविक प्रक्रिया के दौरान कोई भी वस्तु को मुंह में लेकर चूसना चाहता है। ऐसे में उसे अपनी माँ की उंगलियों को चूसना अमृत की भांति ही प्रतीत होता है। मधुपर्क को अन्न के रूप में जाना जाता है। पिता को ऐसा लगता है कि उसके अनुपस्थिति में उसकी माँ ने मधुपर्क स्नेह रूपी अमृत का पान कराकर उसे बड़ा किया है। बच्चा अपने बाल सुलभ स्वभाव के कारण पिता को तिरछी नजरों से भी ताकता रहता है, जो पिता को भाव विभोर कर देने पर बाध्य कर देता है। कनखी मारना में बोलचाल के शब्द हैं। आंखें चार होना में मुहावरा है। माँ की उंगलियां चाटना बच्चे का बाल सुलभ स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आप इस क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूरा निराशा भूल जाता है, पूरा खुशी हो जाता है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चे और बड़े की मुस्कान में अंतर देखने को मिलता है। बच्चा जो हंसता है तो बिना स्वार्थ के हंसता है, बड़े जब हंसते हैं तो सोच समझ कर हंसते हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से, कमल के फूल से, फलिका के फूल छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि जो है वो इसकी मुस्कान को, जो बच्चे का मुस्कान है उसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया है। ठीक है। अब हम लोग के पास जो है वो है फसल। फसल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो फसल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। फसल कविता किसानों और मजदूरों को समर्पित कविता है। फसल के उत्पादन में कवि ने व्यापक तौर पर देश में लगे किसानों मजदूरों के योगदान को संख्याओं में व्यक्त किया है। कवि ने फसल उत्पादन में लगे लोगों के हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, इसे दर्शाने के लिए संख्याओं में से गिनती की है, क्योंकि फसल किसी एक के मेहनत के बदौलत नहीं उग सकता। इसमें कई लोगों की मेहनत लगी रहती है। उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कवि ने संख्याओं का प्रयोग किया है। उनके योगदान की अपनी गरिमा है। नागार्जुन प्रायः देश का भ्रमण किया करते थे। उन्होंने संसाधन के रूप में उपलब्ध प्रकृति और मानव का अवलोकन किया, जिनकी बदौलत हमें स्वाद, तृप्ति और पुष्टि मिलती है। संभवतः इसलिए कवि ने प्रकृति और मेहनतकश लोगों के द्वारा किए जा रहे उपकारों को उन्होंने असंख्य संख्याओं में गिनकर अपार व्यक्त किया है। फसल जो होता है वो एकता का प्रतीक होता है। एक जैसे फसल का उत्पादन नहीं कर सकती, इसलिए पूरे देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसमें स्वाद, तृप्ति और पेट भरने के लिए फसल मीलों सफर तय करके आता है। अर्थात जो फसल है वो एक दूसरे को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। पंच महाभूतों का योगदान। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो फसल में मेहनत के अलावा प्रकृति के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है, जैसे जल तत्व, आकाश तत्व, वर्षा, मिट्टी तत्व, पृथ्वी, सूर्य का ताप, अग्नि तत्व और हवा, वायु तत्व के स्पर्श से ही फसल पुष्ट होकर देश की भूख को मिटाता है। इसमें पंच महाभूत का रोल होता है। उपभोक्ता की संस्कृति में मेहनतकश मजदूर का महत्व। मजदूर जो होता है उसका, वो हम लोगों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मजदूर का मेहनत उनकी गरिमा को दर्शाता है, क्योंकि ये मेहनतकश नहीं रहेंगे तो उत्पादन नहीं होगा और हम लोग जो खा पा रहे हैं वो नहीं खा पाएंगे खाना वगैरह। ये किसान देश के भूख को मिटाने वाले अन्नदाता हैं, इसलिए तो कवि इन्हें कविता में महान और गर्व के भाव से रेखांकित किया है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि इस फसल को तैयार करने में किन लोगों का योगदान है। यह फसल जो हमें भोजन के रूप में तृप्त कर रही है, इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियाँ सम्मिलित है। यह कविता उपभोक्ता की संस्कृति में हमें कृषि संस्कृति और उससे जुड़े किसान और प्रकृति के योगदान के निकट ले जाती है।
फसल कविता के बारे में बात किया गया, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि सबके कारण ये बना है, फसल सबके कारण हुआ है। देखिए यहाँ पे व्याख्या जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों के मदद से, मानवीय क्रियाकलाप और प्रकृति की मदद से ये फसल हुआ है। मेहनत कश इंसानों के साथ प्रकृति के पंच महाभूतों का योगदान फसल के निर्माण के लिए आवश्यक माना है। उपरोक्त काव्यांश में हम देखते हैं कि एक फसल के निर्माण में जल, मिट्टी का अवयव काफ़ी आवश्यक है। नदियाँ पहाड़ों का सीना को चीरते हुए बादल द्वारा बरसाए गए जल और मानव द्वारा निर्मित नहर के जल के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है और अपने साथ में कई क्षेत्रों की मिट्टियों को भी लेकर आती है और खेतों में पसार देती है, ताकि नमी युक्त मिट्टी फसल में जीवन रस उत्पन्न करके फसल का पोषण करे। मतलब फसल कैसे होगा, सब कुछ मिलेगा तभी तो होगा, किंतु फसल इतने भर से तैयार नहीं हो जाती। कई एक मानवीय क्रियाएं भी इसमें शामिल होती है, जैसे कि किसान जहाँ फसल के उत्पादन से जुड़े होते हैं, वहीं फसल को हम तक लाने के लिए कई लोग उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार मानव और प्रकृति कई मीलों का सफर तय करते हुए देश की संपूर्णता को प्रकट करती है, और इससे हम लोग ये भी पाते हैं कि फसल हम लोगों को जोड़ने का भी काम करती है। कोटि कोटि, स्पर्श, गरिमा आदि जैसे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है यदि हम देखेंगे तो, ठीक है। मेहनत कश लोगों के प्रति कवि का क्या दिखता है, सम्मान दिखता है। काव्यांश की भाषा जो है वो सरल है, से हर कोई आसानी से क्या कर सकता है, समझ सकता है। पंच महाभूत का भी योगदान है, हजार हजार लाखों लाखों लोग, कोटि कोटि लोगों का योगदान है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फसल के उत्पादन से लेकर वितरण की प्रक्रिया भारत की एकता को दर्शाता है। और कुछ तो नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। मतलब कवि बता रहे हैं कि मेहनत कर इंसान और प्रकृति का सहयोग को फसल के निर्माण के लिए आवश्यक माना गया है। फसल के निर्माण के मिट्टी और जल आवश्यक तत्व हैं। धरती के पिसने से मिट्टी उर्वरता प्राप्त करती है, जिससे फसल को पोषण रूपी जीवन रस प्रदान होता है। कई क्षेत्र की नदियां आपस में मिलकर फसल को नमी प्रदान करती है। आकाश में स्थित सूर्य के ताप से फसल ऊर्जा पाकर पुष्ट होती है, और हवा अपने तेज गति को छोड़कर धीमे धीमे फसल को स्पर्श करके उसे लहलहाने में मदद करती है। किंतु फसल इतने भर से तैयार नहीं हो जाता, इसमें किसान के देखभाल और अन्य लोगों की भागीदारी भी होती है, जो फसल को हम तक पहुंचाकर हमारे भूख को मिटाने का काम करते हैं। इसलिए कवि ने इन्हें अपनी कविता में महान और गर्व के भाव से रेखांकित किया है। तो फसल कविता किसकी रचना है, नागार्जुन की। फसल कविता किनके समन्वित प्रयास की कविता है, मेहनती लोग एवं प्रकृति का। फसल कविता किसका प्रतीक है, मेहनत, प्रयास और एकता का। फसल कविता में पानी को क्या माना गया है, जादू माना गया है। आगे देखिए, फसल कविता में कवि ने कितने नदियों का जादू फसल उत्पादन के लिए माना है, अनगिनत नदियों का। फसल किसकी गरिमा है, मेहनत कश लोगों का। उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम लोग किससे दूर होते जा रहे हैं, किसानी संस्कृति से। फसल किसका रूपांतरण है, फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। फसल को कौन थिरकते हुए स्पर्श करता है, हवा। किस प्रकार की मिट्टी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, भूरी काली संदली मिट्टी। किस तरह की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी। अभी तो पढ़े, फसल हवा के थिरकन से सिमटा हुआ क्या है, संकोच है। संदली मिट्टी का अर्थ बताइए, खुशबूदार मिट्टी, बंजर मिट्टी। आगे क्या है आपके पास, बदबूदार मिट्टी, अनुपजाऊ मिट्टी। खुशबूदार मिट्टी, अच्छा मिट्टी जिसमें खेती होता है। कवि ने हाथों के स्पर्श को क्या कहकर व्यक्त करना चाहे, तो कवि जो है हाथ का स्पर्श को क्या कहकर स्पर्श करना चाहे उसके बारे में बात किया गया है। देखिए, संदली मिट्टी जो होता है ना, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। खुशबूदार मिट्टी होती है, चंदन के समान हल्की पीली भी होती है, ध्यान रखिएगा। हल्की पीली मिट्टी होती है जो खुशबू से युक्त होती है। किससे युक्त होती है, खुशबू से युक्त होती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कवि ने हाथों के स्पर्श को क्या कहकर व्यक्त किया है।
गरिमा और महिमा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन में। लघुता, नमस्ते, गरिमा और महिमा यही होगा। फसल कविता हमें किसका सम्मान करना सिखाती है? मेहनत कश लोगों का। हजार हजार लाख लाख कोटि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार होगा। नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ? 1911 में। नागार्जुन जन्म वर्ष को याद रखने का ट्रिक, 1911 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने कच्चा लोहा का उत्पादन शुरू किया। नागार्जुन की मृत्यु कब हुई? 1940, 1962, 1977। 1998 ट्रिक, नागार्जुन के मृत्यु वर्ष को याद रखने का ट्रिक, 1998 वर्ष में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है। जन्म हुआ 1911 में, उनका मृत्यु जो हुआ उसके बारे में बात किया गया है। नागार्जुन का यदि हम बात करते हैं, मैथिली भाषा में लिखी गई किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो पत्रहीन नग्न गाछ। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से लिखा करते थे? यात्री। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे? नागार्जुन। मतलब नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, अब उसी चैप्टर का आपका पास क्वेश्चन आंसर है। तो कवि के अनुसार फसल क्या है? क्रियाकलापों और महापंचभूतों का सहयोग ही फसल है। फसल के लिए क्या क्या जरूरी होता है? फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा का कर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? क्योंकि सबका योगदान होता है, उसके बारे में बात किया गया है। अब हम लोग के पास है तंदुरित मुस्कान, जो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, जो एक बच्चे की मुस्कान पर आधारित है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके पास। दंतुरित मुस्कान का अर्थ बताइए। मतलब छोटा सा बच्चा जिसका अभी अभी दांत आया है उसका मुस्कान, 6 से 9 महीने तक का बच्चा हो सकता है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग में दांत आना स्टार्ट हुआ है। वो मुस्कान इतना अच्छा है कि किसी भी तरह के निराशा को हटा सकता है और तुरंत उसको आशा में बदल सकता है, जो उसके पिता के मन को मोह लेता है। ठीक है, उसी के बारे में बात किया गया। देखिए हम यहाँ पर इसका जो MCQ है उसके बारे में बात करते हैं। फसल कविता किसकी रचना है एवं रचना का क्या उद्देश्य है? नागार्जुन के द्वारा है और इनका उद्देश्य है मेहनत कश लोगों, कृषि, संस्कृति एवं प्रकृति का सम्मान करना। फसल कविता किनके समन्वित प्रयास की कविता है? मेहनत कश लोग, किसान, मजदूर और पंच महाभूतों। फसल कविता किसका प्रतीक है? मेहनत, समन्वित प्रयास एवं एकता का प्रतीक है। फसल कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दोनों नहीं रहेगी तो हमें जो फसल है, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। उसी के बारे में आगे बात किया गया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर इसका MCQ देखने को मिलता है। तंदुरित मुस्कान का कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। बच्चा कितनी उम्र का हो सकता है? तो 6 से 9 महीने का हो सकता है। यह तंदुरित मुस्कान में कैसे पिता की कहानी व्यक्त की गई है? एक प्रवासी पिता की कहानी, जो काम करने के लिए दूसरी जगह चल जाता है। प्रवासी पिता कितने दिनों के बाद अपने घर को लौटता है? एक लंबी अवधि के बाद। एक मृतक में भी जान डाल देने की ताकत किसमें है? तंदुरित मुस्कान में। एक छोटे से बच्चे में। बच्चे का शरीर किससे सना हुआ है? बच्चे का शरीर धूल से सना हुआ है। कौन तालाब छोड़कर झोपड़ी से खिल उठा है? कमल। ठीक है। किसके स्पर्श से कठिन पाषाण भी पिघलकर जल बन जाता है? बच्चे के स्पर्श से। बच्चे के स्पर्श से। किसके छू लेने भर मात्र से बांस या बबूल के वृक्ष से फालिका फूल झड़ने लगे? बच्चे के छूने से। शेफालिका क्या है? एक प्रकार का फूल है। कविता में कौन अपने को बांस या बबूल का वृक्ष मानता है? प्रवासी पिता। शेफालिका फूल किसका प्रतीक है? कोमलता का। कविता में बांस और बबूल का वृक्ष किसका प्रतीक है? शुष्कता का। शुष्कता का। अनिमेष देखने का अर्थ बताइए। अनिमेष मतलब लगातार एकटक देखना, लगातार देखते रहना। पिता बच्चे से अपनी आंखें क्यों फेर लेना चाहता है? ताकि बच्चा आराम कर सके, बच्चे को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। पिता किसे धन्यवाद देता है? अपनी पत्नी को धन्यवाद देता है।
कवि ने चिर प्रवासी या अतिथि किसे कहा है? कवि ने चिर प्रवासी और अतिथि स्वयं को कहा है। किसकी उंगलियां बच्चे को मधु संपर्क कराती है? उसकी माँ की उंगलियां। माँ की उंगलियां बच्चे को कैसा प्रतीत होती है? मधुपर्क के समान। मधुपर्क का अर्थ पंचामृत। बच्चा माँ की गोद में बैठा पिता को कैसे देख रहा है? कनखी मारते हुए देख रहा है। छविमान का अर्थ बताइए। छविमान मतलब सुंदर। बास था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान किस प्रकार के वाक्य हैं? तो किस प्रकार के वाक्य हैं यदि हम बात करते हैं तो ये वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, ये पंक्ति तंदूरित मुस्कान से लिया गया। धन्य तुम माँ भी तुम, ये भी तंदूरित मुस्कान से लिया गया। तंदूरित मुस्कान से ये भी लिया गया। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई? बच्चा माँ की गोद में बैठा पिता को कैसे देख रहा है? तिरछी नजरों से कनखी मारते हुए देख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कनखी मारना आंखें चार होना क्या है? मुहावरा है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1998 में, जब पोखरण का परीक्षण हुआ। वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन को मैथिली भाषा में लिखी गई किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पत्रहीन नग्न छाछ। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से लिखा करते थे? यात्री।